एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। ये हम नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज़ में, और ये लेक्चर नंबर 1 है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और रिकमेंड कर सकते हैं इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ए फाइबर ग्लास ब्रैकेट ABCD ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और इसेंट्रिक लोडिंग लग रही है P, जो कि आप देख सकते हैं CD सेक्शन ABCD है। ये एक P जो लोड लग रहा है 40 न्यूटन का है, B की वैल्यू इसमें 37 mm दी है, और जो एलोएबल बेंडिंग स्ट्रेस इसमें लग सकता है वो 30 मेगापास्कल दिया है। मिनिमम परमिसिबल डायमीटर पूछा है इसका। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बट क्वेश्चन इसेंट्रिक लोडिंग का है। मैं इसको यहाँ पर इसको बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसको मेरे को इसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए अब जी। फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए इसका। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, IES में भी कई बार आया है। ये लोड P लग रहा है इस हिसाब से, ये डिस्टेंस 2B है, ये 2B है, और ये क्या है 5B है। समझाने की कोशिश मुझे जो आपको करनी है, ये लोड को यहाँ ट्रांसफ़र करना है। मैंने इसके ऊपर 2 लेक्चर भी बनाए, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, लेक्चर सीरीज़ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं डायग्राम को। ये लोड को P को मैं अगर यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो एक मोमेंट जो P × 2B को मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट। क्लियर? तो ये रहने वाला है, और ऑलरेडी ये जो लोड है यहाँ पर P मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद इसने डायमीटर दिया है, परमिसिबल स्ट्रेस दिया, अब आप इसको देख सकते हैं, लोड दिया है। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि ये जो सेक्शन, ये पॉइंट है A, इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगने वाला कैंटिलीवर B में, हमें पता है इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सेक्शन है ये। तो इसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आने वाला है आपके हिसाब से, जो आपने पढ़ा होगा? ये डिस्टेंस 5B है, P × 5B, ठीक है, और माइनस P × B। आई थिंक P × 3B आ गया। सब कुछ वैल्यू आपको गिवन है। P की वैल्यू 40 न्यूटन गिवन है, 3 × 37 mm में है, न्यूटन mm में आएगा ये जो भी आएगा। दूसरी बात, मुझे मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पूछी है, दी है, सॉरी, वो कितनी दी है? 30 मेगापास्कल दी है। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू 32 m मैक्सिमम πd3। तो ये समझने वाला सीन क्या है इसमें कि ये जो D आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस लेंगे, तो ये मिनिमम डायमीटर या परमिसिबल डायमीटर रहने वाला है जो कि इस लोड को झेल पाए। तो इस D³ को मैं इधर कर दूंगा। देखो सब चीज़ गिवन रहने वाली है। D³ जो रहेगा वो बराबर किसको रहेगा? 32 m/π × सिग्मा। देखो सब चीज़ गिवन है, m तुम निकाल चुके हो, सिग्मा गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14, और इसका 1/3 पावर कर देंगे तो वहाँ से D आ जाएगा, ठीक है। D की वैल्यू आई थिंक 11 पॉइंट कुछ आती है, अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है, mm में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वही क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेन गेज इज इंस्टॉल्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम बेवरेज कैन। एक यहाँ पर स्ट्रेन गेज लगाया है इसने, और एल्यूमिनियम की ई की वैल्यू यंग मॉडुलस भी दिया है। R/T का रेशियो 200 दिया है, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ से पता लग गया कि थिन सिलेंडर की तरह एक्ट करने वाला है। व्हेन द लिड ऑफ द कैन इज पॉप्ड ओपन, जब इसको हम ओपन करते हैं तो स्ट्रेन जो चेंज होता है, स्ट्रेन चेंजेस बाय E0 = 117 × 10⁻⁶। पॉइजन्स रेशियो 0.3 दिया है। इंटरनल प्रेशर पूछा है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये बेवरेज है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का जो मुझे फॉर्मूला पता है, स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन = PD/4TE 1 - 2μ, ये फार्मूला रहता है। अब इसके बाद क्या समझने वाला सीन क्या है इसमें, यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें, P की वैल्यू जैसे इसने पूछी है, डायमीटर D/T। अब मैं इसको अगर डायमीटर को क्या लिख दूँगा, रेडियस 2r भी लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को, PR/2TE 1 - 2μ, स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में सब चीज़ गिवन है, R/T भी पता है, E की वैल्यू भी मुझे पता लग गई है। बट जहाँ पर आपको दिमाग लगाना है ना, ये जो आप देख सकते हैं, जो स्ट्रेन की वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल में क्या आ रही है, 117 × 10⁻⁶। ये वही है जो मतलब जो स्ट्रेन यहाँ पर चेंज होता है ना स्ट्रेन गेज में, वही मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है बेसिकली ये, ठीक है, जो E0 की वैल्यू, ε0 की वैल्यू उसने दी है, ठीक
ठीक है। तो आई थिंक सब चीज़ गिवन है, यानी कि इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू जो भी दी है उसने 1/10⁻⁻6 दी है, जो भी वैल्यू दी है यहाँ से प्रेशर आ जाएगा। रेडियस बाय आर बाय टी की वैल्यू 200 दी है, ये तो पूरी वैल्यू रखेंगे। ई की वैल्यू अगर आप न्यूटन पर एमएम में रख सकते हैं, ये 0.3 दी है, तो यहाँ से आप ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। मेन कंसेप्ट क्या था कि इसको आपको लॉन्गिट्यूडनल एक तरह से प्रेशर वेसल की तरह एक्ट करना है, कितना प्रेशर है, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो चेंज आया है ऑब्वियसली वही स्ट्रेन, इसने बेसिकली स्ट्रेन की बात की है, ठीक है, या कह लो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से इसने बोला है, तो वो मतलब हम इसी चीज़ के हिसाब से इसको एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर होगा शायद। द क्रिपलिंग लोड ऑफ कॉलम शोन इन द फिगर इज, इस टाइप की फिगर दी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्या तो क्वेश्चन ये है, मैं इस क्वेश्चन को उतार देता हूँ यहाँ पर। एल लेंथ दी है, क्रिपलिंग लोड पूछा है इसका, ठीक है, क्रिपलिंग लोड। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, तो ट्राई करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब ये लोड पी पड़ेगा, ये पहली बात तो ये समझने वाली है, ये जॉइंट को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये वाला स्प्रिंग और ये वाला स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा भी बना सकता हूँ उसका, 3K और K, तो एक यूनिक इनका जो डिफ्लेक्शन आएगा, एक जब ये लोड पड़ेगा तो यूनिक डिफ्लेक्शन आने वाला है। तो ये समझने वाला अब सीन क्या है इसमें कि ये दोनों पैरेलल में है, तो नेट इसका जो K इक्विवेलेंट आने वाला है, ये हमें पता है। जब पैरेलल में होता है तो ये K की वैल्यू जो स्टिफनेस होती है डायरेक्ट जुड़ जाती है, तो 3K + K हो गया, यानी कि कितना हो गया, 4K हो गया। ये तो आ गया इक्विवेलेंट स्टिफनेस, ठीक है। अब ये एक जो मेंबर दिया था, कॉलम दिया था, अब जब ये इसमें भी जब ये लोड पड़ेगा तो ये थोड़ा सा खिसक जाएगा ऑब्वियसली। तो मैं अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊँ, वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसको दोबारा से बना देते हैं। ये लोड थोड़ा सा खिसक जाएगा। मान लेते हैं कि इनमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो डेल्टा आ रहा है, ये वही डिफ्लेक्शन है डेल्टा, और ये इस टाइप का है, ठीक है। और इसमें जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, अब समझो इस चीज़ को कि जो रिएक्शन फोर्स है वो कैसे लग रही होगी स्प्रिंग में। अगर मान लेते हैं कि फोर्स ऐसे लग रही है, नेट फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रही होगी। इसको मैं R से डिनोट कर देता हूँ इन स्प्रिंग्स में। तो मैं इसको अगर इसको दो हिस्सों में तोड़ दूँ, इस स्प्रिंग को, ठीक है, इस स्प्रिंग को मैं दो हिस्सों में तोड़ दूँ, तो ये जो रिएक्शन फोर्स है R मान सकते हैं इसको, और ये नेट फोर्स है एक तरह से बोल सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो वो भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि जो नेट फोर्स रहने वाली है, तो स्टिफनेस कितनी है आपकी, जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या रहने वाली है, आपका जो नेट स्टिफनेस है 4K इंटू K इंटू एक्स ही होता है ना, डिफ्लेक्शन क्या है इसका, डेल्टा है, क्लियर। तो R की वैल्यू हम ये बोल सकते हैं। अब इस पॉइंट को मैं मान लेते हैं एक्स पॉइंट मान लेता हूँ, मोमेंट अबाउट एक्स निकालते हैं। तो मोमेंट अबाउट एक्स क्या होने वाला है, P इंटू डेल्टा नेट, या ऐसा भी कह सकते हैं इस पॉइंट पे मोमेंट जो रहने वाला है वो 0 रहने वाला है। तो P इंटू डेल्टा इक्वल्स टू R इंटू L। तो P इंटू डेल्टा, R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4K इंटू डेल्टा इंटू L। तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्रिपलिंग लोड, ऑब्वियसली P की वैल्यू उसने पूछी थी, तो क्या आने वाला है, P की वैल्यू क्या आने वाली है, 4KL। तो बेसिकली बस हम इसका एक इस तरह से डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम बोलते हैं इस चीज़ को स्प्रिंग वाले केस में, ठीक है। ये 4K है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, और इसके अंदर का जो नेट डिफ्लेक्शन हुआ वो डेल्टा हुआ एक तरह से। ये लोड जो लग रहा है, क्रिपलिंग लोड है, ये P लग रहा है। तो ये पहले ऐसे था L, इस पॉइंट को जैसे मैंने X बताया। तो ये जो R रिएक्शन, ये ऑब्वियसली ये जो 4K इंटू डेल्टा, ये रिएक्शन फोर्स ही लग रही है, रिएक्शन फोर्स ऑन द स्प्रिंग, ये R है एक तरह से, ठीक है। और ये जो P लग रहा है, ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है
ये वाला कितना है, डेल्टा है जो इसका डिफ्लेक्शन हुआ। तो बेसिकली बहुत शानदार क्वेश्चन था, तो आप इसको देख सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कैंटिलीवर एज शोन इन द फिगर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 50 mm डायमीटर बार थ्रू आउट, ओके 50 mm का है। ई की वैल्यू दी है इसकी 200, आई थिंक स्टील है ये। द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन इन mm ऑफ पॉइंट ए, अच्छा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा है इसका, ऑफ द बेंट कैंटिलीवर है व्हेन लोडेड एट ए विद अ वर्टिकल लोड ऑफ 600 न्यूटन। ये डिस्टेंस 200 है बी से लेके ए तक का, ये पॉइंट सी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ठीक है। एक तरह से ये 200 mm दिया है, ठीक है, और 200 mm दिया और ये 600 mm दिया है, और इस पॉइंट पे बेसिकली 600 न्यूटन का फोर्स लगा है। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो वैसे बेसिकली यहाँ पर जो सी पे इसने पूछा क्वेश्चन में, एक्चुअली में ये पॉइंट ए दिया है, ये बी दिया है और ये वाला पॉइंट सी दिया है, और इसने ए पॉइंट का हमसे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा है कि डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए में कितना है। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट होता है ना, इसके लिए मैं आपको बताऊं, एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि एक लोड जिस भी डायरेक्शन में आपसे पूछा है उसको लगा दो पहले पी लोड है, जो फिक्टिशियस लोड है, इमेजिनरी लोड है, फिक्टिशियस लोड हमने लगा दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब सबसे पहले ए बी सेक्शन के लिए, और बाद में पी बराबर हम 0 रख देंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट रहता है इसमें। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक ये फॉर ए बी सेक्शन में देख लेता हूँ, फॉर ए बी सेक्शन मैं ना एक काम करता हूँ, ये डिस्टेंस जो है ना ये वाई ले लेता हूँ। तो आप ये बताओ कि मोमेंट अबाउट इज दिस वाई, वाई को मान लेते हैं ना, वाई मान लेते हैं इसको, जो मर्जी मान लो वैसे तो क्या रहने वाला है, मोमेंट जो रहने वाला है सिर्फ इस डायरेक्शन में कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, पी लग रहा है, तो मोमेंट अबाउट वाई क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है पी इंटू वाई। तो जैसे मैं आपको बताऊं, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। डिफ्लेक्शन अगर मुझे ए बी में निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला रहेगा m अपॉन ई आई, ऑब्वियसली यहाँ पर y रहने वाला है, इंटू डेल एम वाई अपॉन डेल पी, बिल्कुल ठीक है, इंटू डी वाई। तो ये रहता है डिफ्लेक्शन, आप सीधा यहाँ से हमारा निकल जाता है। अब ये बताइए डिफ्लेक्शन इन ए बी अगर मुझे निकालना होगा तो ये तो मुझे लगता है कि एम वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एम वाई की वैल्यू ऑब्वियसली एम वाई ए पी वाई हो गया अपॉन ई आई, ठीक है, और डेल एम इसका जो डिफ्रेंसिएशन है क्या होने वाला है, अगर आप पी के रिस्पेक्ट में करोगे, आई थिंक वाई रहने वाला है, वाई इंटू डी वाई। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंथ आपकी जो भी वेरी कर रही है, आई थिंक 0 से लेके लेंथ कितनी है, 200 है, तो ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा हमारा, डेल्टा आ जाएगा, क्लियर। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, क्योंकि सब चीज़ ऑलरेडी मतलब मैंने बता रखी है आपको इसमें पहले भी, सब चीज़ें इसमें बाद में हम इसको निकाल लेंगे, अभी इसको ऐसे रख के ऐसा ही रख देते हैं हम, क्लियर। अब मैं सेक्शन बी सी के लिए निकालता हूँ, सेक्शन बी सी के लिए, सेक्शन बी सी के लिए अगर मैं देखूँ, इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। ये आई थिंक बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ, ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ, और ये लोड तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये p भी लगी रहा है ना, और ये डिस्टेंस 200 है, और ये x है। तो पहले तो मोमेंट अबाउट x बताओ क्या होने वाला है, आई थिंक p इंटू 200 रहने वाला है, और ये ऐसे वैल्यू रहने वाली है, प्लस अच्छा यहाँ पर इस पॉइंट पर 600 लग रहा है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, जो हमारा आप इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, दोनों के दोनों 600 इंटू एक्स रहने वाला है। सबसे पहले क्योंकि मुझे डिफ्लेक्शन में पता है कि डेल एम अपॉन डेल पी का यूज़ होता है, तो मैं पहले ही निकालता हूँ, ये 200 आ गया, ठीक है साहब, ओके। उसके बाद अब डेल एम बाई डेल पी तो मुझे ज़रूरत थी ही, अच्छा एम अपॉन ई आई और इंटू वो तो रहेगा, तो डिफ्लेक्शन इन बी सी भी निकाल देता हूँ। डिफ्लेक्शन इन बी सी क्या रहने वाला है, नेट डिफ्लेक्शन इन बी सी, लेंथ कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से लेकर 600 कर रही है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, बस वहाँ पर एम एक्स आ जाएगा जहाँ पर भी है, तो एम एक्स की वैल्यू हम वही रख देंगे, पी इंटू 200 प्लस 600 एक्स, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ वैसे ही, ठीक है, ये हो गया। अच्छा डिवाइडेड बाय यहाँ पर ई आई चाहे वैल्यू दोनों की तो गिवन होती ही है, ठीक है ना। आई की वैल्यू देखो, इसका डायमीटर हमें 50 mm दिया है ना, तो आई की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये तो ऑटोमेटिकली आप निकाल ही लोगे ना, ठीक है।
ये अब अच्छे से पता ही है सबको। तो ये वैल्यू होगी और डेल एम बाई डेल पी। अब ये देखो इस फॉर्मूले में ये तो हमने लिख दिया, इसके बाद क्या आता है डेल एम एक्स बाई डेल पी आने वाला है, वो क्या आएगा वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, वो कितना आएगा 200 आएगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, इंटू डी एक्स, क्लियर हो गया वो अच्छे से। अच्छा, अब समझने वाला सीन क्या है कि हमें एक बात पता है कि जहाँ पर भी पी आएगा, अब जहाँ पर भी क्या करते हैं हम, जहाँ पर भी पी आएगा ना वहाँ पर उसको जीरो भर दो, ठीक है। पी को क्या रख देना है, जीरो रख देना है। ऐसे ही इस वाले में हम जीरो रखेंगे, जो हमने इसमें निकाला था ना, इस वाले में, इसमें पी बराबर जीरो रखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिक्टिशियस लोड है तो पी को पहले तो निकाल के यूज़ करके देख लिया, पी को जीरो रखा, तो फिर ये बताओ कि जो डिफ्लेक्शन हमने यहाँ से निकालने वाले हैं, जो भी हमने यहाँ से निकाला था वो कितना आने वाला है, डिफ्लेक्शन इन जो हमारा ए बी आया था वो जीरो हो गया था, क्योंकि पी को हमने जीरो रखा फिर ऑटोमेटिकली। ऐसा ही है ना, इसी तरह से जब हमने यहाँ पर भी किसको पी को जीरो रख देंगे, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होने वाला है। 600 इंटू 200 बाई ई आई एक्स है ना, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 और 600 बाई जीरो, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, ठीक है, सब वैल्यूज़ पुट करके टाइम बचाने के लिए। डिफ्लेक्शन जो बीसी पोर्शन में आता है वो आता है हमारा 0.352 mm। खुद भी आप करके देखना, मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया। पी रखा सबसे पहले, उसके फिर पी को हम बाद में जीरो रख देते हैं। यहाँ पर तो कोई वाई की टर्म नहीं आ रही थी ना इस वाले टर्म में, लेकिन वाई की आ रही थी, लेकिन पी साथ में था, पी को भी जीरो रखना ही था क्योंकि वो फिक्टिशियस लोड था, वो तो इमेजनरी लोड था। तो ये तरीका रहने वाला था इसमें, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार मुझे तो ए पॉइंट पे नेट डिफ्लेक्शन निकालना है। अब समझने वाला क्या है कि इसमें डिफ्लेक्शन अगर आपको निकालना होगा इस ए पॉइंट का, वो भी हॉरिजॉन्टल वाला, तो कौन कौन से डिफ्लेक्शन हो रहे हैं आप समझो इस चीज़ को। ए पॉइंट पे नेट डिफ्लेक्शन अगर आपको निकालना, हॉरिजॉन्टल जो इसमें डायरेक्शन हो रहा होगा, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से हो रहा होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वही पी लोड मान के, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकाल रहे हो, तो ए बी वाले में तो कुछ आया नहीं। इसी तरह से फिर हमने डिफ्लेक्शन इन बीसी निकाला, भाई इस वाले में इससे तो चलो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, इसी पॉइंट पे जस्ट इसी ए बी वाले पे हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीसी में प्रभाव पड़ा हमारा, ठीक है। कितना हुआ, जो कि हम एक्स डायरेक्शन बोलेंगे क्योंकि बीसी में तो एक्स डायरेक्शन में हुआ था, तो वो डिफ्लेक्शन मेरा आई थिंक 3.52 mm आ गया। हो तो रहा वो ए पॉइंट का ही डिफ्लेक्शन ना, है ना, समझ रहे होंगे आप बात को। ऑब्वियसली ए पॉइंट हॉरिजॉन्टली निकला है और वो भी जो भी हमने निकाला है वो इस डायरेक्शन में निकाला है, तो ऑब्वियसली जो नेट डिफ्लेक्शन रहेगा वो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये तो भाई निकल गया है हमारा, और ये वाली वैल्यू जो रहेगी ये जीरो आई है, तो नेट डिफ्लेक्शन यही आंसर हमारा आने वाला है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन और भी ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूँ, 5th क्वेश्चन। इसने क्या कहा है, लॉन्ग कॉलम इज बकल्ड एट शोन इन द फिगर देन आइलर्स बकलिंग लोड इज। ऑब्वियसली इसमें आपको इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, और यही कंसेप्ट है इसमें, कैसे आप निकालते हो इफेक्टिव लेंथ को। वैसे दिख रही है शायद L/3 है, उसके बाद आपको आइलर्स थ्योरम लगानी है और आंसर निकाल देना, और इन चारों में ऑप्शन कमेंट करके आप बताइएगा। तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ओके। और लेक्चर को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ओके। फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, और कोई पैसा तो देखिए लग नहीं रहा है, ठीक है। तो अच्छा लगता है जब शेयर होता है, अच्छे कमेंट्स आते हैं तो अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छा लेके आएंगे। तो लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।